नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट की परीक्षा हो रही है और बीपीएससी टीआरई 3.0 अगले महीने होने वाली है और अगस्त में 4.0 होने वाली है। तो मैं अपने इस चैनल पे फिजिक्स पेपर 2 के लिए बिहार स्टेट की परीक्षाओं से संबंधित उस स्तर के सवाल को करा रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। यकीन नहीं आता तो आप पिछले 2023 में होने वाली स्टेट के जो पेपर्स पूछे गए थे उसका आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करें और स्तर लेवल का ही पढ़ाई करें। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो नॉर्मल साइंस के सवाल करा देते हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप उनसे बचें और आप खुद से थोड़ी रिसर्च करें और सही चीज़ों को पढ़ें, सही लेवल की पढ़ाई करें ताकि आपका एग्ज़ाम सफलतापूर्वक रिजल्ट में बदल सके। तो बीपीएससी टीआरई 3 और 4 तथा बिहार स्टेट 2024 के लिए फिजिक्स पेपर 2 के लिए यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही 6 सीरीज करा लिया है, आज 7वां सीरीज, 7वें वीडियो, इस सीरीज का 7वां वीडियो लेकर आपके सामने उपलब्ध है। तो पिछले 6 वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में फिजिक्स पेपर 2 के कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारा वीडियो शो होगा, या फिर वीडियो के लास्ट में वहाँ पे आप प्लेलिस्ट देख पाएंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लेटेस्ट अपडेट आपके सामने होंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और यदि कोई राय देना चाहें तो कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम परमाणु का कार्य क्या है? तो हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम परमाणु का जो कार्य है दोस्तों वो है ऊर्जा, एनर्जी सप्लायर, एनर्जी देता है। कुछ डिटेल्स भी हमने लिखे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, जहां जरूरत लगेगी हम आपको डिस्कशन कराते चलें। दूसरा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? दोस्तों 1 से 2 सवाल डायमेंशनल फॉर्मूला यानी बीमीय सूत्र होते ही होते हैं। इसका एक ही उपाय है, या तो कुछ बनाने की एक है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो आप बना सकते हैं, नहीं तो कुछ जो महत्वपूर्ण है उसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शक्ति का जो बीमीय सूत्र होता है ml²T-3 होता है, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। ऐसे एक सेपरेट वीडियो मैं जल्द ही पूरी डायमेंशनल फॉर्मूला पर लाऊंगा जिसमें 30 से 40 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे और उसी में से 2 से 3 फॉर्मूलाज, डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। द प्रैक्टिकल हैवियर देन न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड, तो न्यूक्लियॉन्स से अधिक द्रव्यमान के कण कहलाते हैं। तो न्यूक्लियॉन से अधिक द्रव्यमान के कण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो न्यूक्लियॉन मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनाता है, जबकि गुरुत्वाणु काल्पनिक कण है जिसका द्रव्यमान विकल्प में दिए गए कणों के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। तो जो ये ग्रेविटॉन है, ये इज द करेक्ट आंसर होगा कि न्यूक्लियॉन से अधिक द्रव्यमान का कण कौन सा है? तो न्यूक्लियॉन से अधिक द्रव्यमान का कण ग्रेविटॉन है, ऑप्शन सी। तो ये तो फैक्चुअल सवाल है, आपको याद ही करना होगा कि न्यूक्लियॉन से अधिक द्रव्यमान किस कण के होते हैं? ग्रेविटॉन को होता है। अगला सवाल, बहुत सारे सवाल फैक्चुअल ही होते हैं जिसे याद रखना ही है। काल्सियस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू काल्सियस थ्योरम, काल्सियस थ्योरम के अनुसार, काल्शियम का जो थ्योरम है उसके प्रमेय के अनुसार इनमें से क्या सही है? तो काल्सियस का जो थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में कौन सा सही है? तो इंटीग्रेशन dq/t <0, ये काल्सियस का प्रमेय था, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है, तो ये है करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट शो दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक्स, डेविएशन तथा गर्मर यानी जर्मर का जो प्रयोग दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन का व्यवहार कैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार है वो तरंग के समान होता है, वेव के समान। इलेक्ट्रॉन इज द बिहेवियर लाइक अ वेव, तरंग के समान इलेक्ट्रॉन व्यवहार करता है, और ये साबित किया था हमारे डी ब्रॉगली साहब के सिद्धांत ने। तो यहाँ डिटेल्स में लिखा भी है, आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, कि डेविएशन तथा ग्रमर प्रयोग दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन का व्यवहार तरंग के समान होता है, जो कि डी ब्रॉगली के प्रयोग से भी प्रमाणित होता है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल, द रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, 12 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो इस जब भी पैरेलल होगा यानी कि समानांतर क्रम में जुड़ेंगे तो उसका एक फॉर्मूला आता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2
प्लस 1/r3 यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस पर आप तीनों का वैल्यू बैठा करके उसके बाद भिन्न का जोड़ होता है। आप कर सकते हैं, ऐसा सवाल आए, ये न्यूमेरिकल सवाल बहुत आसान होता है। आप अगर समांतर क्रम में आए तो ऐसा फॉर्मूला, अगर श्रेणी क्रम में आए तो r बराबर होता है r1 प्लस r2 प्लस r3, धक तीनों जोड़ दीजिएगा, ये तीनों जुड़ जाएगा। यहाँ पे तीनों का वैल्यू लिख करके और आप भिन्न का जोड़ करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आंसर आया है 3। तो ऑप्शन हमारा जो है 3 तो है नहीं, 2 है, यानी कि ऑप्शन तो 3 देना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है, तो 3 सही आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, A solid iron ball is heated, which of the following will have minimum percentage of increase? तो एक ठोस लोहे के गोले को जब आप गर्म करते हैं तो निम्न में से किस राशि में न्यूनतम प्रतिशत में वृद्धि होगा? देखिए वृद्धि तो सब में होती है, लेकिन किस में वृद्धि होगा? त्रिज्या में, पृष्ठफल में, आयतन में, घनत्व में। वृद्धि सब में होती है, सिंपल सी बात, लेकिन सबसे कम किस में होगी? तो सबसे कम हमसे पूछ रहा है, तो सबसे कम वृद्धि होती है त्रिज्या में, रेडियस में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अनुपातिक वृद्धि होता है 1:2:3:, यहाँ नीचे डिटेल्स में है, चलिए उसको देख लेते हैं। लोहे के बॉल को गर्म करने पर उसमें प्रतिशत वृद्धि अनुपात, त्रिज्या, पृष्ठफल, आयतन। तो त्रिज्या 1, क्षेत्रफल जो पृष्ठफल है 2 और आयतन 3। तो सबसे कम पूछ रहा है तो वो 1 किस में हो जाएगा? त्रिज्या, रेडियस। अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर? निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि तो विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत फैक्चुअल सवाल है। सदिश और अदिश एक सवाल रहता है। अदिश और सदिश क्या होता है? अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है, अदिश माने दिशा नहीं है, और सदिश, सदिश में 100 लगा है मतलब दिशा है। जो दिशा में है वो सदिश, जो दिशा में नहीं है अदिश। जैसे कि अगर हम आपको कहें कि किसी आप दीवार पे मुक्का मारिए, तो दीवार के दिशा में ही आप मुक्का मारेंगे, तो जो फोर्स है, बल है, वो सदिश राशि है। लेकिन यदि हम आपको कह दें कि आपके पास एक बैलून है, आप उसको दबाएं, जब आप दबाएंगे तो चारों तरफ से उसमें लगेगा, तो उसकी कोई दिशा नहीं है। प्रेशर जो दबाव होता है वो अदिश राशि होती है। उसी तरह विद्युत फ्लक्स चारों दिशा में लगता है तो वो एक अदिश राशि है। अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता की बीमा क्या होती है? तो फिर से एक बीमा से रिलेटेड सवाल आया। MLT-2 और θ-1 इसका सही जवाब है। तो चलिए देखते हैं ये किस में है। MLT-2 θ-1, MLT-2 θ-1। तो तो ऑप्शन में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, हमारा सही जवाब है ये वाला MLT-2 θ-1। तो यहाँ पर 3 है, 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस मिसप्रिंट हो गए हैं। सही जवाब हमारा ये है MLT-2 θ-1। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। कुछ मिसप्रिंटिंग है, इसके लिए माफी चाहते हैं। जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता के लिए सामान्य व्यंजक क्या है? तो प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता के लिए जो सामान्य व्यंजक है वो है d λ/λ। तो इसका सही जवाब हमारा है बी ऑप्शन सही है। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, d λ/λ। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 100 एम्पियर वेवलेंथ इज, तो 100 एम्पियर, 100 जो तरंगदैर्घ्य वाला फोटोन की ऊर्जा है वो क्या होगी? तो 100 वाले जो तरंगदैर्घ्य है उसकी जो ऊर्जा होती है 2 × 10⁻⁷ जूल होता है। 2 × 10⁻⁷ जूल होता है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, 2 × 10⁻⁷, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग के लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। एक कैंटिलीवर का झुकाव अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल। डेप्रिजन्स इन अ कैंटिलीवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई के वर्ग के, लंबाई के घन के, लंबाई के वर्गमूल के। तो कैंटिलीवर का झुकाव जो होता है वो लंबाई के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लंबाई के घन के अनुक्रमानुपाती होता है।
तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्क्वायर रूट लेंथ। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रकाश की तरंग सिद्धांत से नहीं समझाई जा सकती है? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत से आप किससे नहीं समझा सकते हैं? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव तरंग सिद्धांत से आप नहीं समझा सकते हैं किसको? क्वांटम की कण प्रकृति, क्वांटम कण की प्रकृति को, क्वांटम। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव तरंग के सिद्धांत से समझाया नहीं जा सकता है, या क्वांटम की कण प्रकृति से समझाया जा सकता है। वो कौन सा है? तो व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। प्रकाश वैद्युत प्रभाव तो है ही, विवर्तन है, ध्रुवण है, व्यतिकरण को नहीं समझाया जा सकता है। अगला सवाल लेते हैं, अगर एक 5 ग्राम का पिंड पृथ्वी के केंद्र से जाती हुई सुरंग में छोड़ दिया जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो यदि आप पृथ्वी के केंद्र से जाती हुई सुरंग में आप छोड़ी जाए तो उसकी क्या होगी? फ्री होगा, एसएचएम होगा, अवमानित होगा, फोर्स्ड होगा? तो एसएचएम होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ डिटेल्स में कुछ लिखी हुई है बातें, T इक्वल टू 2π√r/g, G फॉर ग्रेविटी। तो कहता है जब कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र से जाती हुई सुरंग में छोड़ी जाए तो यह सरल आवर्त गति करेगा, यानी एसएचएम करेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, पीजो विद्युत जनित्र से उत्पन्न ध्वनिक आवृत्ति का मान क्या, लगभग कितना होता है? तो पीजो विद्युत जनित्र जो होता है, एक जनरेटर होता है, उससे जो ध्वनि की आवृत्ति है उसका जो वैल्यू जो उत्पन्न होता है वो है लगभग 10,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ, एंट्रोपी किसका मापक है? अक्रमबद्धता का मापक है, डिसऑर्डरनेस। अगला सवाल लेते हैं, साइक्लोट्रॉन द्वारा निम्न को त्वरित किया जा सकता है? यस, साइक्लोट्रॉन द्वारा निम्न में से किसे त्वरित किया जा सकता है? तो अल्फा कण को, प्रोटॉन को त्वरित किया जा सकता है, इससे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को नहीं त्वरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा निम्न को त्वरित किया जा सकता है, तो किसको किसको त्वरित किया जा सकता है? तो अल्फा कण को और प्रोटॉन को। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में ही नहीं। चलिए यहाँ पर एक सवाल है, साइक्लोट्रॉन द्वारा एक कण और प्रोटॉन, तो ये याद रखिएगा कि जो साइक्लोट्रॉन है उसमें अल्फा कण और प्रोटॉन कण को त्वरित किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को नहीं किया जा सकता। चलिए अगला सवाल लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है, बिल्कुल उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है त्वरित आवेश से। किस आवेश से? एक्सेलरेटेड चार्ज से। क्लियर है? अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन सा लेजर का अभिलक्षण नहीं है? तो लेजर जो है वो कला संबंध तो होता ही है, ब्राइटनेस तो उसमें होता ही है, पोलराइज्ड तो होता ही है, बाय रिफ्रैक्शन नहीं होता है, द्विपवर्तन नहीं होता है, यानी करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, एक m द्रव्यमान वाले पिंड को धरती की सतह से अनंत तक फेंकने के लिए गतिज ऊर्जा क्या हो? तो इसका एक फॉर्मूला होता है GMR, गतिज ऊर्जा K बराबर G, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m R इंटू 1 प्लस R/h। इस फॉर्मूले को जब अनंत का वैल्यू रख करके हम हाइट यानी h फॉर हाइट, मैक्सिमम हाइट पे जब हम अनंत को रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है K बराबर GMR। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि m द्रव्यमान वाले पिंड को धरती की सतह से अनंत तक फेंकने की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो किसी भी कोई भी द्रव्यमान का पिंड है उसको धरती की सतह से अनंत में अगर आपको फेंकना है तो उसकी गतिज ऊर्जा होना चाहिए GMR। क्लियर है? अगला सवाल लेते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम निम्न में से किसका विशेष रूप है? तो स्टीफन्स के नियम्स का ये विशेष रूप है, ये डायरेक्ट याद रखेंगे आप लोग कि जो न्यूटन का ठंडा करने वाला जो नियम है, शीतलन नियम, वो किसके विशेष रूप में है? तो स्टीफन्स आपका जो नियम है उसमें है। अगला सवाल लेते हैं, दो पतले समानांतर तार एक दूसरे से r मीटर दूरी पर हैं तथा उनमें धारा I प्रवाहित होती है, तो तार के 1 मीटर पर लगने वाला बल क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला आता है F = μ0/2π। तो इस फॉर्मूले के साथ हम दो पतले समांतर तार एक दूसरे से r मीटर पर है, तो दो तार है तो एक की धारा 1I फिर एक की धारा I इंटू r, उस फॉर्मूला के साथ चिपका देंगे तो ये बनेगा हमारा ये F बराबर μ0/2π इंटू धारा गुने धारा बटा r। तो इस तरह से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर
आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। बट ये एफ बराबर म्यू 0/2 पाई इंटू आई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। क्लियर है। कमरे के ताप पर वायु में उपस्थित अणुओं का मुक्त पथ लगभग होता है। तो कमरे के ताप पर वायु में उपस्थित अणुओं का मुक्त पथ जो होता है, मुक्त पथ 10⁻⁻⁴ मीटर होता है। तो ये VRMS प्लस शांति काल यानी मुक्त पथ से निकाला जाता है। तो सीधे याद रख लीजिए कि कमरे के ताप पर वायु में उपस्थित अणुओं को मुक्त पथ लगभग 10⁻⁴ मीटर पे होता है। डायोड जो विभव नियमन में प्रयुक्त होता है, जो वो डायोड का नाम बताना है जो विभव नियमन में प्रयुक्त होता है, वो जीनर डायोड होता है। जेनर डायोड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फोटो डायोड, पिन डायोड, वैरकेटर डायोड नहीं, जीनर डायोड इज द करेक्ट ऑप्शन। विभव नियमन में कौन सा डायोड? जीनर डायोड। अगला सवाल लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ जे ई रिप्रेजेंट, तो ये समीकरण किसको रिप्रेजेंट करता है? ओम के नियम को। तो धारा घनत्व जे सदिश है और ये ई जो है यहाँ पर विद्युत चालकता को डिनोट करता है और ई है विद्युत क्षेत्र। तो यह विद्युत क्षेत्र और विद्युत चालकता को डिनोट करता है, तो यह ओम के नियम को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल लेते हैं। किसी आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है भैया? शून्य होता है। किसी आदर्श विभव का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, ये तो फैक्ट्स। फर्मी एक मात्रक है, बिल्कुल है। फर्मी मात्रक है, छोटी मात्रक है दूरी का। फर्मी दूरी की बहुत छोटी मात्रक है। नाभिक त्रिज्या फर्मी में मापा जाता है। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। अगला सवाल लेते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब इस पर प्रभावी होगा? बिल्कुल होगा। क्या प्रभावी होगा? तो फोर्स, यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब इस पर प्रभावी होगा फोर्स, फोर्स ऑफ टॉर्क, टॉर्क नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ से यहाँ तक जब रखते हैं तो बल आघूर्ण P इंटू ई सदिश तथा नेट बल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब इस पर प्रभावी क्या होगा? तो प्रभावी होगा फोर्स, यानी कि बल। अगला सवाल लेते हैं। 2 फोटोन विपरीत दिशा में c वेग से चल रहे हैं, उनकी सापेक्ष वेग क्या होगी? तो फोटोन की चाल प्रकाश की चाल से तो अधिक हो नहीं सकती है, तो 2c तो कभी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, रूट अंडर तो जाएगा नहीं, तो c का c ही होगा। अगला सवाल लेते हैं। Which of the following produce magnetic field? निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो समय के साथ जो परिवर्तित होता है, टाइम वेयरिंग फील्ड। तो ये कुल सवाल हमने आपको अभी जो कराया है। अगर एक ग्रेटिंग की रेखाओं की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी भेदन क्षमता क्या होगी? बढ़ जाती है। तो ये इतने सवाल आज आपको करने थे। ये सेट की सीरीज यहीं समाप्त होती है। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।